हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नो माइंड। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताऊंगा जिसने अपने ऑब्सेशन के चलते रेप और हत्या जैसे अपराध किए। इस इंसान ने 1996 से लेकर 2002 तक पूरे बेंगलोर को दहशत में डाल दिया था। इसने करीब 18 से भी ज़्यादा औरतों को अपना शिकार बनाया, उनके साथ लूट, रेप और हत्या जैसे अपराध किए। ये केस तब अजीब हो जाता है जब वो इंसान लूट और हत्या करने के साथ साथ उन औरतों के अंडरगारमेंट चुराता था क्योंकि उन्हें सिर्फ वो पहनने का शौक था। उमेश रेड्डी का जन्म 1969 वासवन्ना मलिका में हुआ था, जो कि चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में है। उमेश रेड्डी बचपन से ही अकेला और शांत किस्म का था, पर उसे बचपन से ही बहुत बुरी आदत थी, वो थी चोरी करने की। स्कूल में लोग बच्चों की कॉपियाँ चुराना, पेन चुराना, गांव में लोगों की बकरियां हो गई, छोटे मोटे घर से सामान उठा के चोरी करके बेच देना, ये उसकी बचपन से आदत थी। और इस कारण चलते उसके परिवार वालों, गांव वालों से झगड़ा आए दिन होता था। वो उसका एक ये भी कारण था कि उसके पिता जो थे वो इन सब चोरियों पे उसे डांटने या मारने की बजाय उल्टा उसको सपोर्ट करते थे, जिस कारण गांव वाले और ज़्यादा गुस्सा रहते थे उनसे। ये छोटी मोटी चोरियां करने के चलते एक दिन उमेश रेड्डी 17 साल की उम्र में अपना घर छोड़कर भाग जाता है और वहां से कश्मीर जाता है, वहां पे सीआरपीएफ ज्वाइन कर लेता है। सीआरपीएफ ज्वाइन करने के बाद वह एक सुपरिटेंडेंट के घर गार्ड की पोस्टिंग पे लगता है और वहाँ कुछ दिन नौकरी करने के बाद सुपरिटेंडेंट की बेटी पे ही वह जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, मगर वो इसमें असफल होता है और पकड़े जाने के डर से वो वहाँ से भाग जाता है और वापस अपने गाँव कर्नाटक आ जाता है। कर्नाटक आने के बाद वह डीआरए ज्वाइन करता है, जो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व आर्म पुलिस है, जो वहाँ की लोकल पुलिस है। उसे ज्वाइन करने के बाद करीब 6 महीने ट्रेनिंग के लिए मध्य प्रदेश जाता है और 1969 में वापस आ जाता है। और पुलिस के बैकग्राउंड चेक ना करने की वजह से उसके जो किए हुए पहले अपराध थे वह पुलिस वालों को नहीं पता लगते, इसलिए वो बड़े आराम से लोकल पुलिस ज्वाइन कर लेता है। वहाँ को उसे अच्छा खासा बैरक मिल जाता है और उसकी ट्रेनिंग भी पूरी हो जाती है। 13 नवंबर 1996 उमेश रेड्डी का पहला शिकार दिव्या। दिव्या चित्रदुर्ग में एक सरकारी नौकरी करने वाली एक आम औरत थी, जिसकी उम्र लगभग 30 से 35 साल होगी। बुधवार के दिन वह सुबह 10:45 के करीब अपने ऑफिस जाने के लिए बस से उतरती है। उनके बस से और उनके ऑफिस की दूरी करीब 1 किलोमीटर होती है और उस 1 किलोमीटर का रास्ता एकदम सुनसान होता है। यूँ कह सकते हैं कि वो खेतों में से होके जाता है, तो वहाँ कोई लोग ज़्यादा लोग आते जाते नहीं हैं। वो बस से उतरती है, कुछ दूर आगे चलती है, तभी अचानक से कोई पीछे से आता है, उनका मुंह दबाता है और गला पकड़कर खींच कर उन्हें झाड़ियों में ले जाता है। पहले तो वो उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, फिर जब उसमें कामयाब नहीं होता तो उनके कपड़े खींच कर फाड़ता है। उन्हें जो जेवर पहने हुए थे वो भी नोच के निकालता है, उनकी कान की बाली निकालता है, जिससे उन्हें कान के छेद फट जाते हैं। उनकी नाक की नथनी भी खींच के निकालने से उनका नाक भी फट जाता है। फिर वो दोबारा उनसे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, पर दिव्या जाहिर सी बात है खुद को बचाने की कोशिश करती है और इससे वो और गुस्सा होकर उनके मुंह पे 2-4 घूंसे मारता है, जिससे उनकी नाक, मुंह और यहाँ तक कि पूरा चेहरा सूज जाता है। और ऐसा करने के बाद थोड़ी देर उस आदमी को एहसास होता है कि मेरे पकड़े जाने का खतरा है यहाँ पे, तो डर के मारे इतना कर वहाँ से भाग जाता है और दिव्या को बिना कपड़ों के वहीं छोड़ देता है। कुछ देर बाद गांव वाले इकट्ठा होते हैं और गांव वाले ऐसे थे कि वो दिव्या को सिर्फ रोते हुए देख रहे थे, पर किसी ने ये नहीं सोचा कि उसे कपड़ा दे दिया जाए, कुछ पहना दिया जाए, ना पानी पिलाया। बल्कि वहाँ पर पुलिस ने आकर दिव्या को कपड़े दिए, उन्हें सहानुभूति दी, उन्हें संभाला, फिर उनसे उस आदमी के बारे में पूछना शुरू किया। लगभग 1 महीने बाद उमेश रेड्डी 4 दिसंबर 1996 को अपना दूसरा हमला एक गीता नाम की लड़की पर करता है, जो कि एक जनरल स्टोर में काम करती थी और उसके पिता एक दूध बेचने वाले थे। अक्सर वो लोग शाम को साथ में घर जाया करते थे अपना काम खत्म करके, और रोजाना की तरह वो 4 दिसंबर को भी अपने घर ही लौट रहे थे। तभी अचानक से गीता के पिता कहते हैं कि तुम आगे चलो, मैं मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर आया हूँ। गीता उनकी बात मानती है और वो चल देती है।
वो कुछ दूर चलती है, वो सामने से देखती है कि एक आदमी टोपी पहनकर उसकी तरफ आ रहा है। वो सामने से आता है और उसे पास कर जाता है। फिर गीता थोड़ी दूर आगे चलती है। गीता के कुछ दूर आगे चलती है, वह उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पहले वो सोचती है कि उसके पिता हैं, पर जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो वही टोपी वाला उसका पीछा कर रहा होता है, जो उसके सामने से गुजर रहा है। ये देखते ही गीता घबरा जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी वो टोपी वाला आदमी भगता हुआ आता है, पहले गीता के बाल पकड़ता है, फिर गला पकड़ता है और उसके कानों में कहता है, खुद को बहुत ज़्यादा समझदार समझती हो तो मुझसे बस निकल जाओगी। और इतना कहते ही वो गीता को जोर से जमीन में पटकता है और उसे गला लगाने लगता है। गीता अपने आप को बहुत बचाने की कोशिश करती है। पहले उसका चेहरा नोचती है, पर उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर उसके बाल नोचने की कोशिश करती है, जिससे उसकी टोपी खुल के गिर जाती है और गीता उसका पूरा चेहरा देख लेती है। इतने में उसके पिता पीछे से आके देखते हैं कि गीता पे किसी इंसान ने हमला कर रखा है। वो एक पत्थर उठाते हैं, फेंक कर मारते हैं उसे और वो सीधा जाकर उमेश रेड्डी के सर पे लगता है। उमेश रेड्डी के सर पे लगते ही गीता को थोड़ी हिम्मत लगती है और वो जोर से उमेश रेड्डी को धक्का देती है और उमेश रेड्डी डर के मारे वहां से कूद कर झाड़ियों में भाग जाता है। 6 दिसंबर 1996 को उमेश रेड्डी ने अपना अगला शिकार पल्लवी को बनाया, जो कि एक नाबालिग लड़की थी। करीब शाम को 6 बजे पल्लवी अपने घर से आटा लेने चक्की पे निकलती है। वो आटा लेने निकलती तो है, पर वो शाम को घर नहीं लौटती है। घर न लौटने पर पल्लवी के घर वाले पहले तो आसपास पूछताछ करते हैं, पर जब वो उन्हें वहाँ से उसकी कोई खबर नहीं मिलती तो पुलिस में जाके अगले दिन रिपोर्ट लिखवाते हैं। अगले दिन रिपोर्ट लिखवाते ही पुलिस एक सर्च टीम बनाती है और पल्लवी को ढूंढने में लग जाती है। सर्च टीम बनाते के अगले दिन बाद ही पुलिस वालों को पल्लवी की लाश शहर के बाहर मिलती है, बिना कपड़ों के। और पुलिस वालों को वहाँ देखते ही समझ में आ जाता है कि पल्लवी के साथ किसी ने रेप किया है। उसके गुप्तांगों में खून जमा हुआ था, उसके गालों पे काटने के निशान थे। उसे जमीन में इतनी जोर से दबाया गया था कि उसके पीठ पे खून के धब्बे बन गए थे बड़े बड़े। और इतना ही नहीं, पुलिस को आगे जांच में ये पता लगा कि असल में पल्लवी की मौत दम घुटने से हुई थी। जैसे किसी ने उसका बड़ी जोर से नाक और मुंह को दबाया हो, जिससे उसका दम घुट गया हो। ये सब पता लगने के बाद आसपास के लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया और कई दिनों तक पुलिस इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करती गई, पर उन्हें इसके आगे कोई और सुराग नहीं मिला, कोई और लीड नहीं मिली। फिर इसके बाद 23 दिसंबर 1996 को पल्लवी का केस सीआईडी को सौंप दिया जाता है। सीआईडी इंस्पेक्टर डीसी राजप्पा इस केस की नियुक्ति करते हैं। डीसी राजप्पा के नियुक्त होते ही सबसे पहले वह 5 लोगों के स्क्वाड बनाते हैं और उन्हें सबसे पहला ये काम देते हैं कि उन सभी को इस इलाके में हुए ऐसे और हमलों के बारे में पता लगाना होता है। इस स्क्वाड की जांच कुछ दिन चलती है और उन्हें एक लीड मिलती है जो उन्हें गीता तक ले जाती है। गीता वही लड़की है जिसके ऊपर उमेश रेड्डी ने 4 दिसंबर को हमला किया था। सीआईडी गीता को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाती है और उससे सारी बातें पूछती है उस रात के हमले के बारे में। गीता उन्हें विस्तार से सारी बातें बताती है और गीता बयान देने के बाद एक बात और बताती है कि उसने उमेश रेड्डी को दोबारा देखा था। असल बात यह है कि 4 दिसंबर को हुए हमले के बाद उसने होमगार्ड ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करने के बाद गणतंत्र दिवस की तैयारी के दौरान गीता उमेश रेड्डी को परेड ग्राउंड में दोबारा देखती है 22 जनवरी को। इतना सुनते ही सीआईडी वाले गीता से पूछते हैं क्या हम अगर उसे दोबारा उमेश रेड्डी को दिखाएंगे तो पहचान लेगी? तो गीता कहती है हाँ जी। गीता के कहने के बाद सीआईडी वाले उन्हें पुलिस के गेस्ट हाउस पर ले जाते हैं। वहाँ सभी लोगों को बुलाते हैं, उन सभी ट्रेनियों को जो उस दिन ग्राउंड पे शामिल थे। लगभग 4 लोग थे, 4 में से 3 पहले आते हैं, पर गीता उन्हें देख के कहती है नहीं, इन तीनों में से कोई नहीं है। तभी अचानक से वो चौथा बंदा आता है लेडीज साइकिल पर और गीता उसे देखते ही घबराने लगती है। गीता की घबराहट देखकर सीआईडी वाले तुरंत समझ जाते हैं कि वो वही आदमी है जिसने गीता पर हमला किया था। सीआईडी वाले तुरंत उसे हिरासत में लेते हैं और पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं
उससे ये जानने की कोशिश करते हैं कहीं पल्लवी पे जो हुआ हमला था, इसने पल्लवी की जान ली थी, क्या है वही आदमी था। पूछताछ के दौरान पुलिस वालों को उसके बैरक के बारे में पता लगता है जहाँ वो ट्रेनिंग के दौरान होता था। और जब पुलिस वहाँ पहुँचती है, उसकी छानबीन करती है, तो वहाँ लगभग पुलिस वालों को 2 पेटी भरकर औरतों के सिर्फ अंडर गारमेंट्स मिलते हैं। पुलिस वाले इतना देखते ही चौंक जाते हैं। फिर उमेश रेड्डी को दोबारा पुलिस स्टेशन लाया जाता है, उससे अंडर गारमेंट्स के बारे में पूछा जाता है। तो उमेश रेड्डी पूछताछ के दौरान बताता है कि वो इन अंडर गारमेंट्स को पहन के मास्टरबेशन करता है। तो उस टाइम पुलिस वालों को उतना ये बड़ी बात नहीं लगी कि कुछ लोगों को ऐसे शौक होते हैं। और जब गीता को उसके सामने लाया जाता है, तो गीता को देखते उमेश रेड्डी कहता है कि मैं इससे प्यार करता हूँ और ये मुझे जानती है। तो गीता सामने से पूछती है कि तुम्हें मेरा नाम भी पता है, जिसकी वजह से उमेश रेड्डी थोड़ा घबरा जाता है। फिर उन्हें सारी सच्चाई बताता है कि उस रात गीता को उसी ने हमला किया था। और ये कुछ 4-5 दिन पुलिस की हिरासत में लेता है, हिरासत में लेती है पुलिस उसे और उसे कोर्ट में पेश करती है। और वो कोर्ट में बयान देकर बच जाता है कि मेरा कोई ऐसा कुछ इरादा नहीं था, उस दिन मैं जोश में था, जिस चक्कर में अपने आप को काबू नहीं कर पाया। ऐसे बयान देकर उमेश रेड्डी 2-4 दिनों में जेल से छूट जाता है और आज़ाद हो जाता है। आज़ाद होते ही उमेश रेड्डी वो जगह छोड़कर बेंगलोर भाग जाता है। 24 जून 1997 को माइकोलियार पुलिस स्टेशन में एक फ़ोन आता है और उन्हें बताया जाता है कि हमने आदमी को पकड़ रखा है जो चोरी करता हुआ पकड़ा गया है। और जब पुलिस वहाँ मौके पे पहुँचती है तो देखती है गांव वालों ने एक आदमी को पकड़ रखा है और उसे खंबे से बांध रखा है और कुछ लोग उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। जब पुलिस वहाँ के लोगों से पूछती है तो वहाँ पे लोग बताते हैं कि इस घर में घुस के सौदे घर में चोरी करता है। फिर उसके बाद पुलिस उसे हिरासत में लेती है और अपने साथ पुलिस स्टेशन लेके जाती है। पुलिस स्टेशन में जाकर पहले तो उस आदमी से उससे पहचान पूछती है। पहचान के दौरान वो आदमी अपना नाम राजूलू बताता है, पर वो होता उमेश रेड्डी है। पर पुलिस के दोबारा पूछने पर भी पुलिस को शक हो जाता है कि झूठ बोल रहा है। और जब दोबारा नाम पूछती तो वो अपना नाम रमेश बताता, पर अपना असली नाम नहीं बताता कि उसका नाम उमेश रेड्डी है। फिर उसके बाद पुलिस उससे पूछती तुम रहते कहाँ? फिर रमेश उर्फ राजूलू बताता है कि मैं यही पास में रहता हूँ। तो पुलिस उसे घर लेके जाती है। पुलिस जैसे उसे घर में घुसती है, पहले तो बहुत सारे कीमती सामान देखती है, जैसे लोगों के जेवरात, सोना, चांदी, ये सब ऐसी कमरे में बिखरे हुए होते हैं। फिर थोड़ी और जांच के बाद पुलिस को 2 जूट वाली बोरियां मिलती हैं, जिन्हें खोलने के बाद पुलिस हैरान हो जाती है क्योंकि उन बोरियों में सिर्फ औरतों के अंडर गारमेंट्स होते हैं। ये सब देखने के बाद पुलिस चौंक जाती है और उमेश रेड्डी से पूछती है क्या तुम्हारे घर में कोई औरत रहती है या तुम्हारी शादी हो चुकी है? तो उमेश रेड्डी साफ मना कर देता है कि नहीं, मेरी शादी नहीं है और ना मेरे साथ कोई औरत रहती है। तो पुलिस उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारे घर में इतने अंडर गारमेंट्स क्या कर रहे हैं और इनके पीछे रखने के पीछे की वजह क्या है? तो उमेश रेड्डी पहले तो हिचकिचाता बताने से, पर बाद में बता देता है कि रात के समय वो इन अंडर गारमेंट्स को पहन के मास्टरबेशन करता है। इतना सुनते ही पुलिस समझ जाती है कि यौन अपराधों में सम्मिलित है, इसने शायद और अपराध किए होंगे। फिर पुलिस और सख्ती से उमेश रेड्डी से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस की पूछताछ के दौरान उमेश रेड्डी अपने बयान में बताता है कि 14 जून 1997 को उसने एक संध्या नाम की औरत पर हमला किया था जो कि पीनिया की रहने वाली थी। उमेश रेड्डी पता पूछने के बहाने उसका गेट खटखटाता है। जैसे ही संध्या गेट खोलती है, उमेश रेड्डी उसका मुंह पकड़ता है और खींचकर उसे अंदर लेके जाता है और उसके गले में साइकिल की चेन लपेटता है और इतनी कस के वो उसका गला दबाता है कि वो वहीं बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद उमेश रेड्डी उसे कपड़े उतारता है, उसका रेप करता है। रेप करने के बाद घर में वो चोरी करता है और वहां से भाग जाता है। संध्या पर हमला करने के ठीक 4 दिन बाद उमेश रेड्डी 18 जून को बीना नाम की एक और औरत पर हमला करता है, जिस पर हमला करने का पैटर्न बिल्कुल सेम होता है जैसे वो संध्या के साथ करता है। वह गेट खटखटाता है पता पूछने के बहाने। जैसे ही बीना गेट खोलती है, वह उसका मुंह दबाता है, उसे अंदर खींच के ले जाता है, उसे चाकू दिखाता है और उससे उसके सारे बदन के कपड़े उतरवा देता है। और वो ऐसा इसलिए करता है ताकि वो बाहर जाके किसी से मदद ना मांग पाए।
ऐसा करने के बाद वो आराम से घर में सारी लूटपाट करता है, उसके जेवरात चुराता है और वहाँ से भाग जाता है। उमेश रेड्डी के बयान के बाद अगले दिन 25 जून को पुलिस तय करती है कि उमेश रेड्डी ने जहाँ जहाँ अपराध किए हैं वो उसे वहाँ लेके जाएगी। इसके लिए उमेश रेड्डी को पहले हथकड़ियाँ पहनाई जाती है और एक चेन बांधी जाती है, जैसे कांस्टेबल लेके जीप में बैठता है। जीप कुछ दूर चलती है, माइको लेआउट का रास्ता खत्म होता है और बनगट्टा चालू होता है। ऐसा भी कह सकते हैं बनगट्टे का रास्ता शहर से निकलता है, जंगल की ओर जाता है जो बिल्कुल सुनसान होता है। गाड़ी उस रोड पर जाते ही उमेश रेड्डी कहता है मुझे टॉयलेट जाना है, तो पुलिस कांस्टेबल उसके हाथ में जो हाथ चेन होती है उसके हथकड़ों में लपेटता है, उसे बोलता है टॉयलेट करने के लिए जाने के लिए बोल देता है। वो गाड़ी से उतरता है, कुछ देर वहाँ खड़ा रहता है और एकदम अचानक से वहाँ से भाग जाता है। पुलिस उसका पीछा करती है, पूरी रात सर्च ऑपरेशन चलाती है और उमेश रेड्डी कहीं भी नहीं मिलता। और उमेश रेड्डी वहाँ से भागने के बाद वो वापस अपने गांव बांसपन्ना मलिका जाता है और वहाँ करीब वो 14-15 दिन रहता है। लेकिन पुलिस की पेट्रोलिंग के दौरान 7 जुलाई 1997 को उमेश रेड्डी अपने घर से पकड़ा जाता है। उमेश रेड्डी के पकड़े जाने के बाद पुलिस उससे दिव्या और पल्लवी के केस के बारे में भी पूछती है, जिसके बारे में उमेश रेड्डी कबूल कर लेता है। और कबूल करने के बाद पुलिस उससे दिव्या और पल्लवी के लूटे हुए सामान के बारे में पूछती है, तो उमेश रेड्डी उन्हें बताता है कि उसे मैंने अपने घर के पीछे छुपा के रखा है। इतना बताने के बाद पुलिस उसे वापस उसके गांव लेके जाती है और वो अपने घर पहुंचने के बाद वो घर के पीछे जाता है जहाँ पे एक चूल्हा होता है और वो चूल्हे के नीचे खोद कर एक प्लास्टिक का बैग निकालता है। उस प्लास्टिक के बैग से एक घड़ी, एक कान की बाली और एक A1 मार्क की पायल मिलती है जो कि पल्लवी की होती है। ये सब मिलने के बाद पल्लवी के और दिव्या के घर वालों को बुलाया जाता है सामान की पहचान के लिए और दिव्या पुलिस स्टेशन आके उमेश रेड्डी को पहचान लेते और बता देते कि 13 नवंबर को इसी व्यक्ति ने मेरे पे हमला किया था। इसके बाद जो लोकल पुलिस होती है सब बयान दर्ज करने के बाद उमेश रेड्डी को CID को सौंपने के लिए जाती है और उमेश रेड्डी सोचो क्या कर सकता है रास्ते में भागने के लिए। वो कुछ नहीं करता, वो चलती गाड़ी में अपनी पैंट उतारता है और क्या कांस्टेबल के पैंट पे हाथ देकर भागने की कोशिश करता है। और कांस्टेबल समझदार होता है, वो अपनी पकड़ ढीली नहीं छोड़ता है। ये सब देखने के बाद पुलिस वाले भी समझ जाते हैं कि बहुत ही गिरा हुआ आदमी है और इसे हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। इन सब के चलते CID जो होती है वो चित्रदुर्ग से उमेश रेड्डी को बेल्लारी जेल शिफ्ट करने की कोशिश सोचती है, क्योंकि ये जेल उसके लिए सुरक्षित नहीं थी, क्योंकि वो ऐसे ही दो बार पुलिस की रायदाद से भाग चुका था। तो करीब 18 जून को उसका मेडिकल टेस्ट होता है। शाम के समय 7 बजे करीब पुलिस वाले उसे मेडिकल चेकअप से लेके आते हैं वापस और पुलिस देखती है उसके पैरों में जो प्लास्टर चढ़ा हुआ है, तो पुलिस जाहिर सी बात है पूछती तुम्हें चोट कब लगी, तो वो कहता है कि जो कैदियों को बीड़ियाँ पहनाई जाती है उसकी वजह से मेरी एड़ी में चोट लगी और उसमें फ्रैक्चर आ गया है। तो पुलिस को लगता है हाँ चोट लगी होगी। उसके साथ 5 कैदी और होते हैं, उन्हें वैन में बिठाया जाता है और इन सब प्रोसेस में 7 बज जाते हैं शाम को 7 बजे पुलिस की गाड़ी निकलती है और करीब 150 किलोमीटर दूर बेल्लारी जेल लेकर उन्हें जाती है। बेल्लारी जेल पहुंचते पहुंचते लगभग आधी रात हो जाती है। उस समय बेल्लारी जेल के जो सुप्रिंटेंडेंट होते हैं वो वहाँ मौजूद ही होते हैं, तो वहाँ के जो बाकी पुलिस वाले होते हैं बेल्लारी जेल के, उन्हें अभी कैदियों को लेने से मना कर देते हैं क्योंकि सुप्रिंटेंडेंट के गैर मौजूदगी में वो काम नहीं कर सकते थे, थोड़ा अप्रूवल चाहिए होता हुआ। ये सब बातचीत पुलिस वालों के बीच में चली गई होती है कि पीछे खड़े उमेश रेड्डी पुलिस कांस्टेबल से कहता है कि मुझे टॉयलेट जाना है। इतना कहते ही कांस्टेबल और उमेश रेड्डी दोनों साथ में टॉयलेट करने चले जाते हैं। लेकिन जो कांस्टेबल होते हैं वो उन्हें डायबिटीज होता है, जिस वजह से उन्हें टॉयलेट करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। उमेश रेड्डी को बस यूँ मान लीजिए नाटक कर रहा टॉयलेट करने के तरीके से, वो जैसे देखता कांस्टेबल खड़े हैं वहाँ पे टॉयलेट कर रहे हैं, वो चुपचाप अपनी हथकड़ी एक तरह से वीडियो पकड़ता है और वहाँ से टूटे हुए पैर के साथ भाग जाता है। ये दूसरी बार था जो उमेश रेड्डी पुलिस को चकमा देकर वहाँ से भाग चुका था। बेल्लारी से पुलिस की हिरासत से भागने के बाद उमेश रेड्डी लगभग 6 महीने बाद 19 फरवरी 1998 को पीनिया में रहने वाली 2 औरतों को अपना शिकार बनाता है और उन पर एक ही दिन पर हमला करता है।
एक अमृता और एक फातिमा, और दोनों पे हमला करने का पैटर्न भाई सेम होता है जो वो पहले इस्तेमाल कर चुका था। इस हमले के लगभग 10 दिन बाद 28 फरवरी 1998 को पीनिया में रहने वाली एक औरत जिसका नाम जयश्री था, उस पर उमेश रेड्डी हमला करता है। वो सिर्फ हमला ही नहीं करता है, वो उसका पहले रेप करता है, फिर साड़ी से उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। और हत्या करने का इस बार पैटर्न उसका थोड़ा अलग था। पहले वो उसके हाथ खिड़कियों से बांधता है, फिर उसका मुंह इतनी जोर से दबाता है जिससे उससे नाक और उसके होठों पर खून जम जाता है, और उसके साथ वो बलात्कार करता है जिसकी वजह से उसको प्राइवेट पार्ट में बहुत ब्लीडिंग होती है। और ये रेप करने के बाद वो जितनी भी अलमारी की शायद वो चोरी करता है, जहाँ खोजबीन करता है उसमें सामान चुराने की कोशिश करता है, तो सारे कपड़े उठाकर वो जयश्री पे डाल देता है। ये सब वो कर ही रहा होता है। इतने में जयश्री का लगभग 7-8 साल का लड़का होता है जो बाहर से खेल घर ही लौट रहा होता है। वो गेट खटखटाता 10-15 मिनट तक, पर उमेश रेड्डी अंदर होते हुए भी वो गेट नहीं खोलता है। कुछ देर गेट खटखटाने के बाद वो लड़का वहीं बाहर खेलने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद उमेश रेड्डी गेट खोलता है। पहले तो बच्चों से देख के डर जाता है क्योंकि वो उसे पहली बार देखता है। फिर उससे पूछता भी आप कौन हो, तो उमेश रेड्डी उससे बताता है कि मैं तुम्हारी मम्मी का दोस्त हूँ और तुम्हारी मम्मी के ऊपर एक बुरा साया आ गया है। वो लड़का तुरंत कमरे में भाग के जाकर देखता है कि पूरे जमीन में खून बिखरा हुआ है, मम्मी ने कपड़े पहने नहीं है, उसकी सारे कपड़े उसकी मम्मी के ऊपर फेंक रखे हैं, दोनों हाथ खिड़कियों से बांध रखा है, और उसकी माँ की सांसें तो चल रही थी, मतलब वो जिंदा थी उस समय तक। फिर उमेश रेड्डी उसके पास आता है, उसे बोलता है कि तुम यहाँ चुपचाप बैठो, मुंह पे उंगली रखकर, मैं अभी तुम्हारी माँ को ठीक करने के डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। उमेश रेड्डी जैसा उससे कहता है, बच्चा वैसे ही करता है, वो वहाँ चुपचाप बैठा रहता है। तकरीबन आधे घंटे तक वो उस आदमी का इंतजार करता है। फिर वो इंतजार करते करते जब बोर हो जाता है तो बाहर आता है, बाहर खेलने लगता है। तभी पड़ोसी कुछ आंटियाँ होती हैं, उनसे पूछती है कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है, बहुत समय से हमने देखा नहीं सुबह से। इसके बाद वो बच्चा बताता है कि मम्मी पे एक बुरा साया है और एक अंकल आए थे, वो डॉक्टर को बुलाने गए हैं, और वो जब आएंगे तो मम्मी ठीक हो जाएगी। इतना बोलती ही पड़ोस की औरतों को शक हो जाता है कुछ गड़बड़ है। वो औरतें घर में जाकर देखती हैं, वो सारा सिनेरियो देख के डर जाती हैं। फिर तुरंत वो पुलिस को फ़ोन करती है, फिर पुलिस वहाँ पहुँचती है, फिर उस बच्चे को और उस लाश को, जो जयश्री की लाश होती है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। 2 मार्च 1998 उमेश रेड्डी पीलिया में रहने वाली एक और औरत पर हमला करता है जिसका नाम नित्या होता है। नित्या उस समय प्रेग्नेंट होती है। उमेश वही सेम पैटर्न अपनाता है, पहले वे गेट खटखटा के नित्या से पता पूछता है, लेकिन नित्या उसे मना कर देती है और गेट बंद ही कर रही होती है कि उमेश रेड्डी जबरदस्ती करके अंदर घुस जाता है। अंदर घुसती उमेश रेड्डी नित्या का मुंह दबाता है और उसे खींच करके रसोई में लेके जाता है। रसोई में ले जाकर नित्या को धमका ही रहा होता है। इतने में नित्या किचन में रखे कुकर को उठाती है और उमेश रेड्डी के सर पे मारती है। सर पे मारती नित्या चिल्लाते हुए घर से बाहर भागती है, और उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसके पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं और उमेश रेड्डी को पकड़ लेते हैं। पकड़कर वो लोग पीने पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही इंस्पेक्टर न्यामेगौड़ा, जो वहाँ के इंचार्ज थे, वो उसे देखते ही पहचान जाते हैं। वो उससे पूछते हुए कि तुम्हें पहले भी गिरफ्तार किया गया था माइकोलियाट पुलिस स्टेशन में, लेकिन उमेश रेड्डी अपनी पहचान छुपाता है, बोलता है नहीं मैं वो आदमी नहीं हूँ, आप कोई किसी और को पहचान रहे हैं। लेकिन न्यामेगौड़ा को पक्का पता होता है कि वही आदमी जिसको उन्होंने माइकोलियाट में देखा था। फिर न्यामेगौड़ा जी उनसे सख्ती से पेश आते हैं, उससे डिटेल में पूछताछ करते हैं। तब वो अपने जुर्म कबूलता है और उन्हें अपने घर लेके जाता है। घर पे जाकर जब पुलिस जांच करती है तो उन्हें 2 लाख कैश, 3-4 किलो सोना और लगभग 190 आइटम मिलते हैं चोरी के। और उसके बाद जब पुलिस आगे इन्वेस्टिगेशन करती है तो जो जयश्री के कत्ले के दौरान उमेश रेड्डी के फिंगरप्रिंट थे वहाँ पे, और जब वो नित्या पर हमला करने के लिए जो चाकू लेके जाता है, दोनों पे फिंगरप्रिंट सेम होते हैं, उमेश रेड्डी के ही होते हैं। तो ये तय हो जाता है कि उमेश रेड्डी इन दोनों ही वारदातों में शामिल था, ये एक तरह से वही था।
पुलिस की हिरासत में रहने के बावजूद उमेश रेड्डी 2 बार भागने की कोशिश करता है। पहली बार वह 10 मई 1998 को हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करता है जब उसका मेडिकल चेकअप करवाने के लिए पुलिस उसे लेके जाती है, लेकिन वो वहाँ पकड़ा जाता है। दूसरी बार वो 18 नवंबर 1998 को भागने की कोशिश करता है जब उसे बेल्लारी कोर्ट पेशी के लिए ले जाया जाता है और वो भागने में कामयाब भी होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो पकड़ा जाता है। लेकिन 4 मार्च 2002 को उमेश रेड्डी को बेल्लारी जेल से बेंगलोर कोर्ट केस की पेशी के लिए लेके जाया जाता है, लेकिन उमेश रेड्डी अपनी तबीयत का बहाना मारता है, जिस कारण पुलिस उसे जीप से ना ले जा करके बस से लेके जाती है। बस से लेके जाती है उसे पुलिस, फिर वो एक हाईवे पे रुकती है जहाँ पे एक ढाबा होता है छोटा सा। वहाँ चाय नाश्ते के लिए बस आमतौर पर रुकती है। जब बस वहाँ रुकती है तो उमेश रेड्डी पुलिस वालों से कहता है कि मेरा पेट खराब है, मुझे टॉयलेट जाना है। तो पुलिस वाले उसे भेजते हैं और इस भेजने के बाद उमेश रेड्डी मौका देखता है और वहाँ से भाग जाता है। 17 मई 2002 को यशवंतपुर पुलिस थाने में एक रिक्शा वाला भागता हुआ आता है और वहाँ के इंस्पेक्टर नागराजन से कहता है कि जल्दी चलो, सामने वाली नाई की दुकान पर उमेश रेड्डी बाल कटवा रहा है। और इतना सुनते ही नागराजन अपने साथ 2-4 पुलिस वालों को लेकर जाते हैं नाई की दुकान पर। जब तक वो वहाँ पहुँचते हैं तब तक उमेश रेड्डी वहाँ से निकल चुका होता है। तो पुलिस वाले उससे उमेश रेड्डी का हुलिया पूछते हैं कि यहाँ पर आदमी बाल कटवाता है, उसका हुलिया कैसा है। तो नाई उसे बताता है कि उसने एक चेक शर्ट, टोपी और चश्मा पहन रखा है और वो रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ा है। इतना सुनते पुलिस रेलवे स्टेशन की तरफ जाती है, उन्हें सेम उसी हुलिया वाला आदमी मिल जाता है और उसे पकड़ लेती है। जब वो उसे पकड़ती है तो उसकी तलाशी लेती है। तलाशी के दौरान पुलिस को उमेश रेड्डी के बदन पर औरतों के ब्लाउज बंधे हुए मिले, जो कि उसने घुटने और कमर पर बांध रखा था अपने। पुलिस देखते ही शर्म हो जाती है और उसे तुरंत गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लेके जाती है। उमेश रेड्डी पर किए हुए सभी अपराधों के मुकदमे चलाए गए, जिसमें दिव्या और पल्लवी के केस में उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया, क्योंकि सीआईडी की लापरवाही और सबूतों की कमी की वजह से उमेश रेड्डी वहाँ से बच निकला, एक तरीके से हम ऐसा कह सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ संध्या और नित्या के केस में और जयश्री के केस में नेमागौड़ा की ईमानदारी और मेहनत की वजह से उसे पहले 7 साल की और 4 साल की सज़ा सुनाई गई और आगे चल के जयश्री के केस में उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई। और वहीं गीता के केस में उस समय कोर्ट ने उमेश रेड्डी को ये बोलकर छोड़ दिया कि उसने ऐसे बात जोश में किया था, तो कुछ करने का इरादा नहीं था। और आगे चलकर ये केस सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है और सुप्रीम कोर्ट उसकी सज़ा फांसी से उम्र कैद में बदल देती है। और उमेश रेड्डी आज भी बेलगांव जेल में अपनी सज़ा काट रहा है और लगभग उसे जेल में 20-21 साल हो गए और उसने अभी तक भागने की कोशिश नहीं करी।